गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम पढ़ाया है। तो न्यूटन का गतिविषयक प्रथम द्वितीय नियम क्या है कि अगर पहले थोड़ा सा समझ लो, फिर तब इस फार्मूले पर परिभाषा पर जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई तुम्हारे पास कोई बॉडी है, कोई एक बॉडी आपने ली हुई है, तो एक बॉडी ये है, ठीक। उसका कोई द्रव्यमान है, मान लो m, और इस पर फोर्स लगा रही हो F। क्या लगा रही हो? फोर्स F लगा रही हो। फोर्स क्या लगा रही हो? F मतलब बल। क्या लगा रही हो? बल। ये बॉडी आपने ली हुई है, इस पर आप फोर्स लगा रही हो ये, और इस बॉडी का द्रव्यमान है m और फोर्स लगा रही हो F। तो ये जो बॉडी का द्रव्यमान है ये निश्चित है। मान लो तुमने 2 किलोग्राम की बॉडी ली, 2 केजी की बॉडी, ठीक। 2 केजी की बॉडी ली, इसका द्रव्यमान निश्चित है, ठीक है। इस पर आप जैसे जैसे मान लो इस पर तुम फोर्स लगा रही हो 4 न्यूटन का। कितना फोर्स लगा रही हो? 4 न्यूटन का फोर्स लगा रही हो। ये आपने बॉडी ली हुई है, इस पर आप फोर्स लगा रही हो F, और इसका द्रव्यमान है m, निश्चित है। मान लो m द्रव्यमान मानकर तुमने इसको 2 केजी का लिया, और इस पर जो फोर्स लगा रही हो ये 4 न्यूटन है। कितना है? 4 न्यूटन। और इस पर जो है त्वरण कितना उत्पन्न होगा ये हम निकाल लेंगे। तो त्वरण कैसे? मान लो तुमने फोर्स F बराबर क्या होता है अभी तुम नहीं जानती हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम इस पर फोर्स की मात्रा बढ़ाते जाए, 4 न्यूटन की जगह मान लो हमने 6 न्यूटन कर लिया, तो तुम जाहिर सी बात है तुमने डेली लाइफ में भी फील किया है कि हम जितना ज़्यादा किसी बॉडी को फोर्स लगाएंगे वो उतनी तेज़ी से मूव करेगी, यानी उस पर ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा। कहने का मतलब ये है कि F जो है मतलब बल जो है किसके अनुक्रमानुपाती है? A के। जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा उस पर त्वरण उत्पन्न होगा। ये इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह का मतलब होता है कि अगर एक राशि F बढ़ रहा है तो हमारा A भी बढ़ेगा। अगर हम F को बढ़ा रहे हैं तो A भी बढ़ेगा। बल बढ़ाएंगे तो त्वरण भी बढ़ेगा, ठीक है। निश्चित द्रव्यमान के लिए मान लो तुमने एक बॉल ली है या कोई बॉक्स है, उस पर तुम जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगी वो उतनी तेज़ी से मूव करेगा। या कोई गाड़ी है या कुछ भी तुमने लिया है, जैसे साइकिल है, कुछ भी है, जितना ज़्यादा तुम फोर्स लगाओगी उतना ज़्यादा उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो न्यूटन का पहले नियम का पहला पार्ट यही है कि अगर किसी निश्चित द्रव्यमान के पिंड पर अगर हम बल लगाते हैं तो लगाया गया बल द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो त्वरण भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसी नियम का दूसरा पार्ट है, अभी तुमने क्या माना था कि पिंड का द्रव्यमान निश्चित था। अब क्या है? निश्चित त्वरण उत्पन्न करने के लिए बॉडी है, निश्चित त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो है m के भी अनुक्रमानुपाती होगा। जो है फोर्स m के भी अनुक्रमानुपाती होगा। ये हम तुम्हें समझाते हैं कैसे कि अभी तुम पहले नियम में तुमने क्या पढ़ा था कि इस नियम के पहले पार्ट में तुमने क्या पढ़ा था कि अगर द्रव्यमान निश्चित है तो जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। दूसरे नियम में क्या है? इस नियम के दूसरे पार्ट में क्या है कि निश्चित त्वरण उत्पन्न करना है। निश्चित त्वरण मतलब जितना त्वरण हमको उत्पन्न करना है वो द्रव्यमान उतना, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। एक तुम जाहिर छोटी सी एक बात तुमको समझाते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई 2 बॉल है, एक बड़ी बॉल है और एक छोटी बॉल है। दोनों को सेम स्पीड से ले जाना है। दोनों में क्या करना है? 4 मीटर पर सेकंड का वेग इसमें भी उत्पन्न करना है, 4 मीटर पर सेकंड का वेग इसमें भी उत्पन्न करना है। तो बड़ी वाली में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और छोटी वाली में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कम फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है, जो इस नियम के सेकंड पार्ट में क्या है कि फोर्स जो है m के भी अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, अब ये जनरल सी बातें हमने तुम्हें समझा दी। अब इन दोनों नियम को एक कर दिया गया है। ठीक है, एक करके इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि जो है हमारा जो F है, F क्या है, हमने देखा अभी कि जो हमारा F है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? A के भी अनुक्रमानुपाती था और M के भी अनुक्रमानुपाती था। हम इसको ऐसे लिखेंगे, M को पहले लिखेंगे M इंटू A, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे। अब हम इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। ठीक, डेरिवेशन कैसे पढ़ते हैं देखते हैं। हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था कि किसी निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितनी ज़्यादा स्पीड से हमको भगाना है उतनी ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरह कि जितनी भारी हमारी बॉडी होगी, जितना भारी हमारे पास पिंड होगा, उतना ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ेंगे कि जो है F अनुक्रमानुपाती होता है A के। निश्चित, ये किसके लिए है? निश्चित द्रव्यमान के लिए। निश्चित द्रव्यमान के लिए अभी हमने पढ़ा ना कि निश्चित द्रव्यमान के लिए कि F क्या है? प्रोपोर्शनल होता है A के। अब क्या है? निश्चित, अगर हमको निश्चित क्या करना है? त्वरण उत्पन्न करना है। मतलब दो बॉडी हैं, दोनों में एक सा मूवमेंट लगना, एक सी स्पीड लानी है। तो F अनुक्रमानुपाती किसके होगा? M के। यानी जितना ज़्यादा फोर्स होगा जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा हमको फोर्स लगाना होगा। इसको हमने एक समीकरण माना, इसको समीकरण 2 माना। अब क्या है? समीकरण 1 और 2 को दोनों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। देखते हैं। तो हम क्या है, दोनों ही F M के भी अनुक्रमानुपाती था और F A के भी अनुक्रमानुपाती। ये यहाँ पर मैंने डिराइव किया है। देखो, किसी निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल F द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण के A के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। दूसरा है, किसी पिंड में निश्चित त्वरण उत्पन्न करने के लिए अर्पित बल पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा हमें बल लगाना पड़ेगा। अब समीकरण 1 और 2 को हमने दोनों को मिला के रख दिया। F अनुक्रमानुपाती A के भी था, F अनुक्रमानुपाती M के भी था, दोनों को हमने मिला दिया। अब इसके बाद जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है K। नियतांक K लग जाता है = K इंटू M इंटू A, जहाँ पर K क्या है? एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। अब हम K के बारे में क्या जानते हैं? यदि हम बल F का मात्रक इस प्रकार चुने कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न करे। अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है, उसका द्रव्यमान M जो है एकांक है, 1 किलो, 1 ग्राम, कुछ भी 1 किलोग्राम है, और उस पर अगर हम क्या आरोपित करें, जो द्रव्यमान है उस पर त्वरण हम उस बॉडी में अगर हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो त्वरण भी कितना उत्पन्न हो? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो। यानी कि हर जगह हमने क्या लिख दिया इस फार्मूले में? F बराबर 1, M बराबर 1 और A बराबर 1। तो K क्या हो जाएगा? K = 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K = 1। ये हमने क्या किया? समीकरण 3 में जो हमारा समीकरण 3 आया था, F = K इंटू M इंटू A, हमने क्या किया? K F बराबर भी 1 रख दिया, M बराबर भी 1 रख दिया और A बराबर भी 1 रख दिया। तो क्या आ गया? K बराबर 1। K 1 हो गया तो क्या हो गया? सारी F बराबर M इंटू A।
यानी कि हमारा जो फार्मूला डिराइव करना था कि सिद्ध करिए कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ये हमारा निकल कर आ गया। तो इसे न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। F बराबर m/a। अब इसमें तुम देखो, अगर हमारा F 0 हो जाए, क्या हो जाए? F 0 हो जाए, यानी कोई फोर्स हम उस पर ना लगाएं। जब अगर हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जब हम उस पर बॉडी में कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो अभी तुमने पहले नियम में क्या पढ़ा था? अगर किसी बॉडी में हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो बॉडी अगर एक सरल रेखा, सीधी सरल रेखा में जा रही है तो उसी तरह वो जाती रहेगी, और अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यानी ये न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो पहले नियम का ही एक अंग है। अगर हम किसी बॉडी में कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी ये क्या हो जाएगा? अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, यानी इधर भी 0 हो गया। F बराबर 0, तो M इधर वाला पार्ट A भी 0 हो जाएगा, क्योंकि M तो 0 हो नहीं सकता। किसी भी कोई भी अगर बॉडी है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होना ही होना है, इसलिए हमारा त्वरण ही 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह तुम्हारा अब क्या आता है दूसरा, इसी में क्या पढ़ना है तुम्हें? बल का मात्रक पढ़ना है। अब अभी तुमने क्या पढ़ा? अभी तुमने पढ़ा, अगर तुमसे कोई पूछे कि इस क्वेश्चन आता है कि F, M और A में क्या संबंध है? F, M और A में क्या संबंध है? तो तुम क्या लिखोगी? एक क्वेश्चन शॉर्ट में ये भी आता है कि तुमको दे दिया कि बल किसी भी पिंड के द्रव्यमान और द्रव्यमान, त्वरण और बल में क्या संबंध है? तो क्या लिखोगी? F बराबर m/a, यही संबंध होता है। ये पूछता है, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है अलट पलट कर, तो ये तुम्हारा होता है। कभी क्या छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि MKS पद्धति में या MKS पद्धति में जो है बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, तो ये लिख दोगी। और CGS पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। एक और ये हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 न्यूटन बल से क्या तात्पर्य है? 1 न्यूटन बल से क्या तात्पर्य है? तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड में, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में या किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं 1 न्यूटन बल से क्या तात्पर्य है? तो तुम क्या लिखोगी? 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो F बराबर m/a जानती ही हो, तो ये तुम्हारा क्या निकल आया? 1 न्यूटन बराबर 1, m की जगह 1 रखोगी 1 किलोग्राम, और त्वरण की जगह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? एक क्वेश्चन ये भी आता है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन में क्या बराबर तुमको एक ही बता देते हैं यहीं पर। देखो, बल का 2 मात्रक होता है। बल का जो है MKS पद्धति में या UPAC में 2 होता है। बल बराबर क्या होता है? F इंटू M बराबर क्या होता है? m/a होता है। ठीक, और इसका मात्रक m मतलब द्रव्यमान को किस में नापोगी? किलोग्राम में नापोगी। और त्वरण को किस में नापोगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापोगी, ये नापोगी। और अब इसका बल का एक मात्रक और क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मात्रक ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या करते हैं, क्योंकि न्यूटन के रिस्पेक्ट में इसका नाम, क्योंकि ये न्यूटन के नियम से डिराइव हुआ था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इसका बल का मात्रक हमने न्यूटन भी नाम दे दिया है। ठीक है, क्या नाम दे दिया है? बल के 2, बल का मात्रक क्या क्या होता है? बल का मात्रक की बात करें, कभी कभी बल का मात्रक क्या क्या होता है?
मात्रक की अगर बात करें तो हमने क्या निकाला, एक तो न्यूटन निकाला था और दूसरा क्या निकाला था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब ये दो मात्रक तुम जान गई, कभी ऑप्शन में ये रहता है, कभी ये दो, अगर ये दो ये और ये रहता है। ठीक, और कभी कभी क्या करते हैं कि ये जैसे तुमने देखो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर लगा है, कभी तुम लोगों को बता दें कि ये क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिखा रहता है, तो ये वाला गलत होगा तुम्हारा, जिसमें सेकेंड स्क्वायर लगा है उस वो वाला बल का मतलब सही होगा। अब क्या है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो हमने अभी निकाला कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 3, 10 की घाते 3 होते हैं, तो ये लिख लिया। इसके बाद क्या लिख लिया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने क्या लिखा, क्योंकि डाइन में क्या होता है, मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 2। सेकंड को चेंज ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ भी सेकंड यहाँ भी सेकंड है। तो ये हमारा आ गया 10 की घाते 3 और गुणे 10 की घाते 2। तो 10 की घाते 3 यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या आ गया, 10 की घाते 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की घाते 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घाते 5 डाइन या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट्स में हमने दिया है, अच्छे से इसको देख लेना। अब चलते हैं संवेग। संवेग क्या अर्थ है, सिद्ध कीजिए किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन ये आता है, इस छोटे क्वेश्चन में अगर कभी पूछता है संवेग क्या होता है, संवेग की परिभाषा पूछ लेगा या फार्मूला पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने तुम लोगों को नोट्स में हमने दिया है, देख लेना। तो हम एक बार तो मैंने सारे नोट्स तुमको दे ही दिए हैं, अब हम सारे वीडियोस तुम लोगों को भेज रहे हैं, तो उस वीडियो से अच्छे से समझ लेना। संवेग का क्या अर्थ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो संवेग क्या होता है, संवेग का मतलब कि किसी बॉडी का द्रव्यमान और उसके वेग में क्या रिलेशनशिप है। वेग और रिलेशनशिप, उसके द्रव्यमान और वेग का जो रिलेशनशिप होता है उसी का नाम दे दिया संवेग। संवेग, वेग और द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट में हम जब संवेग की बात करेंगे फिजिक्स में, तो उसकी जगह हम P लिख देंगे, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और वेग किसी वेलोसिटी v वेलोसिटी से कोई वस्तु जा रही है, तो उसका संवेग क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल को हम क्या कह देंगे, वस्तु का संवेग। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम वस्तु का संवेग कह देंगे। अब दूसरा पॉइंट आएगा संवेग का मात्रक। तो संवेग का मात्रक कोई अलग से नहीं होता है, इसी से दोनों द्रव्यमान और वेग के मात्रक को मिलाकर हम संवेग का मात्रक बना देते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हारा क्या बदला, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब तुमको यहीं पर दोनों के बल और संवेग के मात्रक में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। जो बल का मात्रक होता है उसमें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन संवेग के मात्रक में क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पर संवेग के मात्रक अगर रहेगा तो सेकेंड में स्क्वायर नहीं लगा होगा, लेकिन बल का मात्रक की बात करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर होगा। ये हो गया।
और डाइन में क्या MKS पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अलग से इसका कुछ और नया नाम नहीं दिया गया है। संवेग का एक और मात्रक भी होता है न्यूटन सेकेंड या डाइन सेकेंड। संवेग एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, अब चलते हैं संवेग परिवर्तन और बल में क्या संबंध है। संवेग परिवर्तन मतलब कि अगर मान लो कोई बॉडी m द्रव्यमान की बॉडी जो है m मास की कोई बॉडी जा रही है, अगर वो जाते जाते उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका संवेग भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी बदल रही है तो संवेग भी बदल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं संवेग क्या होता है, m और v के गुणनफल के बराबर होता है, m इंटू वी होता है। अगर v चेंज हो रहा है तो उसका संवेग भी चेंज हो गया। माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग v1 है। मान कोई बॉडी है जिसका कि m द्रव्यमान की कोई बॉडी है और v1 वेलोसिटी से वो जा रही है। अगर उस पर कोई फोर्स हमने F लगा दिया डेल्टा t समय अंतराल में, थोड़े समय के लिए डेल्टा t समय अंतराल में, अगर उसका वेग बदल कर क्या हो जाए, v2 हो जाए। हमने उसको कोई बॉडी जा रही है, हमने उसको हल्का सा फोर्स लगा दिया, ना फोर्स लगाने में कुछ समय भी लगा होगा ना, तो उसको हमने डेल्टा t मान लिया और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई, चेंज हो गई वेलोसिटी। तो जब वस्तु पहले जा रही थी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या था, m इंटू v1 था। अब डेल्टा c जब हमने उस पर फोर्स लगा दिया, थोड़ा सा हमने उसको टच कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी संवेग चेंज हो गया, यानी p2 बराबर क्या हो गया, m इंटू v2, यानी अब वेलोसिटी v2 हो गई। तो जो चेंज हुआ इस संवेग में, जो परिवर्तन हुआ, उसको हमने नाम दिया डेल्टा p। डेल्टा, इस ट्राइंगल के शेप को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो जो अभी जो उसका संवेग हो गया, बाद में मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी p2 माइनस p1, हम जो चेंज हुआ तो अंतिम वाले से अगर हम प्रारंभिक वाले को माइनस कर देंगे तो जो चेंज आया, मान लो कि तुम्हारी कोई बॉडी जा रही थी और जब जा रही थी तो उसका संवेग था 2 मीटर पर सेकेंड, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, उसका संवेग हो गया 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी चेंज हो गया पहले। तो अब इसमें जो चेंज आया वो कितने का आया, यानी 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आया, चेंज आया 2 मीटर पर सेकंड। पहले 2 था, अब 4 हो गया, तो कितना चेंज आया, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का चेंज आया ना। तो वही चीज़ हमको निकालनी है। तो हमने देखा कि द्रव्यमान तो नहीं चेंज होगा, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर कोई बॉडी जा रही है तो जाते जाते क्या उसके द्रव्यमान में, उसके भार में कोई अंतर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, खाली उसके किस में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है फोर्स लगाने से। तो तुम्हारी जो p2 इक्वल टू m इंटू v2 और माइनस m इंटू v1, ये हमने माइनस किया, और m क्या है दोनों तरफ है तो क्या होगा, m माइनस हमने कॉमन ले लिया है, m हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, v2 माइनस v1। और v2 माइनस v1 को हमने क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v, ये हमने लिख दिया। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, डेल्टा t से भाग दे दिया। हम जानते हैं अगर किसी भी कोई हमारे पास समीकरण है, उसके दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से दोनों तरफ गुणा कर दें या भाग दे दें तो हमारे समीकरण का मान चेंज नहीं होता है। ये बात हम जानते हैं, क्लास 8 में ये चीज़ हमने पढ़ा है कि अगर हमने दोनों पक्षों में अगर हमने भाग दे दिया या गुणा कर दिया तो हमारा समीकरण चेंज नहीं होता है। तो हमने डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो डेल्टा टी जब हमने भाग दे दिया तो ये हमारा क्या हो गया, संवेग परिवर्तन की दर हो गई। इसको हमने क्या, अब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का नाम क्या हो गया, संवेग परिवर्तन की दर। और यहाँ m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को क्या है, ये a के बराबर है। तुमने पढ़ा होगा
मतलब इसके पहले मैंने पढ़ाया है तुमको कि ये जो था, फिर से बता देते हैं कि जो हमारा त्वरण था, त्वरण किसके बराबर था? v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी के बराबर था। हाँ, कि यहाँ पर क्या है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते थे? त्वरण कहते थे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते थे। और v2 माइनस v1 को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v। तो यहाँ पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है? a के बराबर है, त्वरण के बराबर है। तो यहाँ पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी के की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं, त्वरण लिख सकते हैं, ये लिखा। और ये m इंटू a किसके बराबर है? अभी मैंने निकाला इसके पहले न्यूटन के द्वितीय नियम में f, m इंटू a किसके बराबर है? a। तो जो हमारा संवेग परिवर्तन की दर होगी वो लगाए हुए बल के बराबर होगी। जो हमने बॉडी में फोर्स लगाया वही क्या होगी? संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगी। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होगा। संवेग परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है, यह दूसरे नियम का ही एक रूप है। ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश की। अब अगर तुम लोग पढ़ोगे तभी समझ में आएगा।